गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे कलकत्ता। इसके कवि हैं अरुण कमल। कविता की शुरुआत करने से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ा जान लें। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज ग्राम में हुआ। 4 कविताएं, पुस्तकें, अपनी केवल धारा, सबूत, नए इलाके में तथा पुतली में संसार प्रकाशित 2 आलोचक पुस्तकें हैं इनकी, कविता और समय तथा गोलमेज। साक्षात्कारों के पुस्तक कथोपकथन के रूप में प्रकाशित है। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविता की एक पुस्तक वॉयसेज है। अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं तथा कविता पुस्तकें अनुदित हैं। कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान और नए इलाके की पुस्तक के लिए 1998 को साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहते हैं। यह कविता किस बारे में लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन काल में बार बार कलकत्ता, यानी कि जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता आने की अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। कवि के मन में इस सुंदर नगरी की छवि तब से रची बसी है जब यह नगरी कलकत्ता के नाम से जानी जाती थी। पहले इसे कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। बाद में कलकत्ता से इसका नाम बदल के कोलकाता हो गया। तो कवि तब से कोलकाता को जानते हैं जब यह कलकत्ता हुआ करता था। अपने बचपन के दिनों में इन्होंने बायोस्कोप में कलकत्ता शहर की खूबसूरती देखी थी। एक समय था जब वह टीन का डब्बा नन्हे बच्चों के लिए किसी तिलिस्मी दुनिया से कम नहीं हुआ करता था। छोटे बच्चे बायोस्कोप वालों को कुछ पैसे देकर घर बैठे सारा संसार देखने का आनंद उठाते थे। जब कवि ने होश संभाला, काव्य जगत से उनका परिचय हुआ, तो उन्होंने बाबा नागार्जुन के कंधों पर बैठकर, यानी उनकी रचनाओं के माध्यम से कलकत्ता को जाना। सन 1961 में नागार्जुन कलकत्ता के ट्राम का अपनी कविता में वर्णन करते हैं। तो नागार्जुन की जो रचना थी उसके माध्यम से ही कवि कलकत्ता को जानते थे। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचका, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ। तो ये उनकी रचनाओं में ट्राम का वर्णन हुआ करता था। इस तरह कवि हम लोगों को कलकत्ता के बारे में बताते हैं और अपनी मंशा को व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। इस पंक्ति में कवि कोलकाता जाने का अपने मन की इच्छा को व्यक्त करते हैं कि ये उनकी इच्छा है कि वह बार बार कोलकाता जाएंगे। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था। तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था, मतलब बायोस्कोप से जब वो कलकत्ता के खूबसूरती को देखते थे, तब से वह कलकत्ता घूम रहे हैं। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया।
मैं वहाँ गालिब की पालकी में सच कर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने जीवन काल में बार बार कोलकाता जाने की इच्छा, अपने संकल्प को व्यक्त किया है। कवि की मंशा में इस सुंदर नगरी की छवि तब से रची बसी है जब यह नगरी कलकत्ता के नाम से जानी जाती थी। अपने बचपन के दिनों में इन्होंने कलकत्ता शहर को कैसे देखा था? बायोस्कोप के माध्यम से देखा था। कलकत्ता शहर की खूबसूरती को देखा था। उस समय वे अपने बाबा के कंधे पर बैठकर कलकत्ता आए थे। सन 57 की क्रांति के उपरांत उर्दू के अजीम साहब मिर्ज़ा गालिब अंग्रेजी सरकार से वजीफ़ा पाने की उम्मीद से बनारस से कलकत्ता आए थे। वे पालकी में बैठकर यहाँ भटकते रहे। कवि ने गालिब की रचनाओं में कलकत्ता का जिक्र पढ़ा था। कवि पश्चिम प्रांत से मजदूर रोजगार की तलाश में अपने पीठ पर सत्तू की गठरी बांधकर कलकत्ता चटकल मिलों में यानी जूट मिलों में काम करने के लिए आया करते थे। पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं को पढ़कर कवि अरुण कमल के मन में कलकत्ता को देखने की एक ललक जगी। उन्होंने छुटपन में ही कलकत्ता की काल्पनिक यात्रा प्रारंभ कर दी थी। कालांतर में मिर्ज़ा गालिब और निराला की रचनाओं में कलकत्ता का वर्णन पढ़कर उन्होंने न जाने कितनी बार वहाँ की मानसिक यात्रा की थी। उनके मन में कलकत्ता को जानने समझने की इच्छा बार बार उठती थी। कवि बार बार कलकत्ता आना चाहते थे। वो कई बार अपने मन में कलकत्ता घूम चुके थे। कवि की रचनाओं में किसी कविताओं को पढ़ कर के कलकत्ता के बारे में, बायोस्कोप में कलकत्ता को देखकर वह बचपन से ही कलकत्ता को घूम चुके थे और इतना जान चुके थे कि उनके मन में यह इच्छा थी कि वह बार बार कलकत्ता आए। अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। कवि यहाँ कहते हैं कि मुझे आज भी वह सुबह याद है जब वह हावड़ा स्टेशन उतरे थे और हावड़ा पुल का जो मस्तूल यानी जो सर है यानी ऊपरी हिस्सा वह पूरा चमक रहा था। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में कंदमूल। मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा बन उड़हुल। उड़हुल एक फूल का नाम है। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वह दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पांव से चला लाठी भर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। कवि यह कहना चाहते हैं कि कलकत्ता में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें सुबह की जो बेला है वो हावड़ा पुल का चमचमाता हुआ मस्तूल यानी सर दिख रहा है। चिर प्रतीक्षित कलकत्ता उनके इतने करीब आ गया है। गंगा तट पर बसा कलकत्ता, इसे देखकर प्रथम दृष्टि में कवि को ऐसा लगता है जैसे गंगा में समाया हुआ सागर का कोई छाड़न यानी कोई फेंका हुआ भाग है जो धरती में कंदमूल की तरह गड़ा हुआ है। कोलकाता कवि के घर से बहुत दूर है। वह इतना दूर कि रात्रि को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखकर कवि के मन में कई बिंब उतरे, मतलब कई तरह के चित्र उनके सामने उभर आए। उन्हें कोलकाता ऐसा दिखता है जैसे हाथी गन्ने चूसकर अपनी मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार
या फिर जैसे सड़क पर तेज रफ्तार से दमकल घंटी बजाती हुई चली आ रही है। खेत खलिहान वाले ग्रामीण परिवेश से आए कवि, उन्हें लाठी भर जगह छेकते हुए चलने की आदत है। एक लाठी लेके कैसे लाठी के साथ कोई मनुष्य चलता है, ऐसे कल्पना करने पर, तो पहले लाठी रखेगा फिर खुद चलेगा, है ना, तो थोड़ा जगह उसको लगेगा। तो कवि को इस तरह से चलने की आदत है। और इस रेल पेल गाड़ी रिक्शा ये सब चीज़ों में वो अपनी चाल ही भूल गए हैं। वो कैसे चले उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया में सब कुछ गतिमान है। कोलकाता में भी मेट्रो तथा हाथ रिक्शा की अपनी गति है। उनका अपना छंद है, अपना नियम है। उस छंदबद्ध या नियमबद्ध कोलकाता में आकर कवि अपनी गति, अपनी छंद ये सब भूल गए हैं। यहाँ कोलकाता को गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप एवं धरती में कंदमूल कहकर कवि ने रूपक अलंकार की योजना की है। मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शा तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर जो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, इसी तेज रो के बीच, इसे फूटती नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। कवि यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो है, हाथ रिक्शा है, इन सब चाल के बीच, इनकी गति के बीच मैं बेसहारा, मैं पैदल राहगीर, पैदल चलने वाला अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ कि मैं किस तरह से चलूँ, मैं किस तरह से इस रफ्तार के बीच में अपना रफ्तार जोड़ूँ। सड़क पर नाक से बहते हुए खून की धार की तरह ट्रैफिक की तेज रफ्तार है। उस तेज रफ्तार के बीच ट्रैफिक का जो सिग्नल है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, इस बत्तियों का क्या संकेत है, किस बत्ती पे वो रुके, किस बत्ती पे चले, वे समझ ही नहीं पा रहे हैं। निरपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नग्न धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां, सब कुछ थम, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना। झूलते चूल्हे, देह से टपकता जल, जो गति उसकी वही गति मेरी, बज उठी चारों तरफ भेरी। लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार कोलकाता। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मुझे नृपेंद्र चक्रवर्ती की वह कविता याद आ गई है जिसमें उन्होंने एक आदिवासी बच्चे की तरह आदिवासी बच्चे का के बारे में बताया था। वही शिशु मुझे याद आ जा रहा है जो अंजाम से बेखबर दिन के 10 बजे चौरंगी की सड़क पर अचानक दौड़ रहा था। सड़क पर यातायात अचानक थम गया था। कवि अरुण कमल उसी शिशु की तरह उन्हें अपनी दशा उसी शिशु की तरह नज़र आ रही थी। वह अपनी समानता उस शिशु से करते हैं। जो गति उस अबोध शिशु की थी वही गति आज उनकी है। कोलकाता में ट्रैफिक के शोर और रफ्तार के बीच सड़क पार करना उन्हें असाध्य प्रतीत हो रहा है, मतलब बहुत मुश्किल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कभी सड़क पार कर ही नहीं पाएंगे। बावजूद इस कवि के मन में कोलकाता के प्रति
ऐसा सम्मोहन भरा है, इतना सब मुश्किल होने के बाद भी उन्हें कोलकाता के प्रति इतना सम्मोहन है, इतने मोहित हैं वो कोलकाता के प्रति कि वे कहते हैं कि लंदन, पेइचिंग, न्यूयॉर्क ये सब सिर्फ एक बार घूमने का स्थान है, सिर्फ एक बार जाइए घूमिए चले आइए, लेकिन कोलकाता ऐसा शहर है जहाँ बार बार आने की इच्छा होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी यह कविता ख़त्म होती है। इसका भावार्थ मैंने आप लोग को समझाया है। इसके बाद जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी, जो परेशानी होगी, तो वो हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे।